तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी जी 75 साल की उम्र के बावजूद अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी पिछले 25 सालों से इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मोदी को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गुजरात के वजीर आला के उहदे से मोदी को हटाने की कोशिश की थी, मगर वो भी कामयाब न हो सके। उन्होंने कहा कि अब मुल्क की आवाम तब्दीली चाहती है और राहुल गांधी मोदी को इक़्तिदार से बेदखल करेंगे। रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क का नौजवान, किसान और आम आदमी बीजेपी की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। रेड्डी का कहना था कि मोदी हुकूमत सिर्फ झूठे वादों और इश्तिहारबाजी पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के मसाइल को लेकर मैदान में है और मुल्क में नया इनकलाब आएगा। रेड्डी ने यकीन दिलाया कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त होगी। दूसरे तरफ देखो, नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा, मोहन भागवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को, राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भागवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस कांग्रेस एमपी मालल्लू रवि ने वजीर जुबली कृष्णा राव पर शदीद बिरहमी का इजहार किया है। कोल्हापुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारुका की अवामी सभा के दौरान मालल्लू रवि तकरीर कर रहे थे। इसी वक्त एक कांग्रेस लीडर उनके पास आकर तकरीर जल्दी मुकम्मल करने की चिट्ठी थमाई। मालल्लू रवि ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं यहाँ मुर्गी का सालन मछली फराई खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अवाम की भलाई के बारे में बात करने आया हूँ। तकरीर रोकने क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रोग्राम में न जाकर मैं इस अवामी सभा के लिए आया हूँ। मैं यहाँ झूठ बोलने या फजूल बातें करने नहीं आया, अवाम के मसाइल को उठाने आया हूँ। उन्होंने वजीर जुबली कृष्णा राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अवामी खिदमत से ज्यादा दावतों में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे तकरीर के दौरान रोकने की कोशिश करना गैर मुनासिब रवैया है। मालल्लू रवि ने कहा, यह वाकया तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात को उजागर कर रहा है। ఇంకా అచ్చంపేటకు సంబంధించే కాకుండా కలవకుర్తి కూడా ఇచ్చారు, వనపర్తి కూడా ఇచ్చారు, అదే రకంగా మన గద్వాల్లో కూడా ఇచ్చారు. పార్లమెంట్ లో 4 జిల్లాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు. అందువల్ల అన్ని చోట్ల కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చింది కృష్ణారావు గారు పెట్టిన చేపల కూర, చికెన్ కర్రీ తినిపోవటానికి కాదు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలకి
ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుంది, అన్ని విషయాలు ప్రజలకు ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలనే ఇక్కడ రావటం జరిగింది. అంతేగాని నీ పేరేంటి? దండు నరసింహ గారని పెద్ద నాయకులు, ఈయన ఒక కాగితం రాసుకొని వచ్చి ఆపు చేయండి అని అంటాడు. అవతల వాళ్ళపై కూర్చోపను ఎవడు పెట్టాడు ఇక్కడ? కృష్ణారావు గారు కొద్దిగా ఇటువంటి ప్యాచ్ నా దగ్గర పంపుకున్న చూడు, ఆడెవడాడు తప్పది తప్పున్నారా? నేను మాట్లాడేది మీ గురించి, ప్రజల గురించి. నేను ఒకటి రాసుకొని వచ్చి దాంట్లో మాట్లాడకూడదంటే ఇక్కడ ఎందుకు వస్తున్నాం మేము? ఇవాళ ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి నేను కన్వీనర్, నన్ను అక్కడ ఉండమని చెప్తే లేదు, ఇక్కడ కొల్లాపూర్ లో జూపల్లికిచ్చారావు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు అని అది కొట్టొచ్చి ఇక్కడ చెప్పడానికి వచ్చాను. ఒక్క మాట కూడా సొల్లు మాట్లాడకుండా ప్రజలకు సంబంధించి చెప్తుంటే దండు నరసింహ గారు వచ్చి నాకు వచ్చి సలహా చెప్పే కార్యక్రమం చేస్తే మేము ఏం చేయడానికి ఇక్కడ? తప్పు ఇది కాదు. దీని మీద మీరు बीआरएस लीडर जगदीश रेड्डी ने मीडिया एंकर्स पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सलाटर हाउस की तरह बोलने वाले एंकर्स जब हम कालेश्वरम मंसूबे पर बात करते हैं तो कहीं छप कर सुनते हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि हमारे बारे में बात करते वक्त अदब और तहजीब के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर बीआरएस के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी पर भी तनकीद करने का हक है, लेकिन जाती हमले और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जगदीश रेड्डी ने एंकर्स को तंबीह करते हुए कहा कि जुबान संभाल कर बोले। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम जैसे अवामी मंसूबों पर संजीदा मुबाहिसा जरूरी है, जाती हमले करके मीडिया अपना वकार खो रही है। रेड्डी ने कहा, उन्होंने कहा कि मीडिया का काम अवाम को सच बताना है, न कि सस्ती शोहरत के लिए बेहुदा तबसरे करना। जगदीश रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर बीआरएस के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। నిన్న ఇవాళ ఒకరిద్దరు మీడియా మిత్రులు కూడా చూస్తూ ఉన్నా. అఫ్కోర్స్ స్లాటర్ హౌస్ అనుకోండి, ఒరిజినల్ మీడియా మిత్రులేం గారు. ఒక యాంకర్ చాలా రెచ్చిపోయి ఈయనతో ఇద్దరు మంత్రులు కూర్చురట, దానికి ఏదో కమిషన్ రిపోర్ట్ మీద ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారట. ఈయన పరకాయ ప్రవేశం చేసి దాంట్లో చాలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరు చెప్పిండి నాకు? లోపల మాట్లాడుతున్నది కేవలం ఢిల్లీ పోతున్నా, నీ వాటా ఎంత ఇస్తావు, నీ వాటా ఎంత ఇస్తావు, కమిషన్లు మీరు ఇంత దొబ్బినరు, ఇంత వాటా ఇవ్వాలి, నేను ఒక్కనే ఎట్లా ఇవ్వాలి అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు నిన్నగా. ఎవడు చెప్పిండి యాంకర్కి? మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త మాట్లాడాలి. నువ్వు వాళ్ళని డబ్బా కొట్టుకో, మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ మా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సోయితో నుండి మాట్లాడాలి. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గురించి, రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గురించి, మంత్రివర్గం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా 100% నిన్న ముగ్గురు కోసం ముచ్చట పెట్టుకుంది. ఏం చేయాలి? నెలకు 2,500 కోట్లు అంటే నేను చేస్తున్నా ఒక్కరిని, మీరు తింటలేరా, మరి మీ మాటల సంగతి ఏంది, తిండి అని చెప్పి మాట్లాడుకొని తీసుకొని పోయిండు. జరిగింది అది. ఈయన లోపడంగా పోయి చూసి వచ్చినట్టు, కిటికీల నుంచో వెంటిలేటర్ నుంచో దీనికి విన్నట్టు వింటే రాసుకున్నావు. కానీ బీఆర్ఎస్ గురించి, గత ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు बीआरएस एमएलसी दासुजो शरोएन ने हुकूमत के आला उहदेदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि सीआर के 10 साला दौर हुकूमत में 6,47,479 राशन कार्ड्स जारी किए गए। हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना और सियोल सप्लाईज कमिश्नर डीएस चौहान ने सरकारी रिकॉर्ड्स के बावजूद झूठे बयानात दिए। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए
दोनों ओहदेदारों ने दानिस्ता तौर पर गलत अदाद और शुमार पेश किए। दासूजो शरोएन ने कहा कि उन अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कलेक्टर हरी चंदना और डीएस चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अवामी फलाही स्कीमों में झूठ बोलकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एमएलसी ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना संगीन जुर्म है। दासूजो ने इल्जाम लगाया कि इन ओहदेदारों का रवैया ब्यूरोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवामी एतमाद बहाल करे। మరియు మొత్తం కేబినెట్ ని ఆమోదించి చారిత్రకమైన నిర్ణయం ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ చారిత్రక నిర్ణయం వల్ల ఇవాళ అసలు మన తెలంగాణ జనాభా 3,70,000 ఉంటే ఇప్పటికీ 3,15,00,000 ఆల్రెడీ దాంట్లో రేషన్ కార్డు వచ్చినారు, అంటే 85%। ఇంకొకటి మిత్రులు అర్థమైంది కదా మిత్రులారా, డిఎస్ చౌహాన్ గారు సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ హూ సపోజ్ టు హ్యావ్ ది ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్ టిప్స్ మీద ఆయన దగ్గర డేటా ఉండవలసినట్టు ఒక పెద్ద మనిషి 10 సంవత్సరాల్లో ఒక రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని అన్నాడు కదా। కలెక్టర్ అట్లనే అబద్ధం ఆడింది, సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అట్లనే అబద్ధం ఆడిండు। వాస్తవం ఏంది అంటే గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 1 కాదు 2 కాదు 3 కాదు 4 కాదు 5 కాదు దాదాపు 6 లక్షల కార్డ్స్ను 6,47,479 కార్డ్స్ను గత ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారి యొక్క హయాంలో 2016-17 నుండి మొదలుకుంటే 2022-23 వరకు 6,47,479 కార్డ్స్ను ఇచ్చినటువంటి ఒక విషయం కలెక్టర్ గారు దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రజలకు తెలియనిస్తలేరు, అబద్ధం చెప్తా ఉన్నారు। తర్వాత ఆయన भील बिक्री इसका में ईडी की तहकीकात तेजी से जारी हैं। साबिक वजीर तलासानी सरीनवास यादव और कल्याण के दरमियान ताल्लुकात पर ईडी गहरी छानबीन कर रही है। पिछली हुकूमत ने भील बिक्री तकसीम स्कीम के लिए 4,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। ईडी ने हाल ही में इंकिशाफ किया कि इस स्कीम में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तहकीकात में पता चला कि बड़ी रकम का गबन करके चंद अफराद के दरमियान बांट लिया गया। ईडी ये जानने में मसरूफ है कि फंड्स को किस तरह हड़प किया गया और कौन कौन इसमें शामिल हैं। तलासानी सरीनवास यादव के करीबी अफराद और उनके माली मामलात पर भी छानबीन हो रही है। ईडी का कहना है कि ये घपला एक मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया स्कीम है। इस घपले से अवामफनज का गलत इस्तेमाल और बदउनवानी के बड़े शवाहिद मिल रहे हैं। ईडी ने कहा कि बहुत जल्द इस स्काम में शामिल दीगर अहम शख्सियात पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी एमपी बंदी संजय ने सनसनीखेज तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने न कभी वजीर का ओहदा मांगा, न ही उसके लिए हाईकमान से दरख्वास्त की। बीजेपी में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये फैसला पार्टी का आला क़यादत करती है। बंदी संजय ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं ईमानदारी से अंजाम दूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीआरएस पार्टी की तरह खानदानी या शख्सी पार्टी नहीं है। बीजेपी में कारकुनों की मेहनत और उसूलों की बुनियाद पर फैसले होते हैं। बंदी संजय ने कहा कि बीजेपी में मकाम हासिल करने के लिए चापलूसी की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अवामी खिदमत के लिए सियासत में आया हूँ, ओहदों के लिए नहीं। बीजेपी में हर एक कारकुन को मौका दिया जाता है कि वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़े। बंदी संजय ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी तेलंगाना में मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभरेगी। భారతీయ జనతా పార్టీలో వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు అనేటివి ఉండవు। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ పార్టీ ఆలోచిస్తుంది, పార్టీ నాయకత్వం ఆలోచిస్తుంది, ఎవరికి ఏ బాధ్యత ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఏ పని అప్పచెప్పాలి అనేది పార్టీ నాయకత్వం ఆలోచిస్తుంది। మేము పదవుల కోసం కానీ వీటి కోసం కానీ ఎప్పుడు పాకలాడము, పార్టీ ఆలోచిస్తుంది ఎవరికి ఏం చేయాలని। కాబట్టి పార్టీ దగ్గరకు పోయి నాకు ఇది వద్దు అది వద్దు అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక క్రమశిక్షణ పార్టీ। కాబట్టి వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను పార్టీ మీద రుద్దే ప్రయత్నం ఎవరు కూడా చేయం। పార్టీ ఆదేశాన్ని పక్కా శిరస వహిస్తాం। పార్టీ ఏది చెప్తే అది చేసేటువంటి కార్యకర్తలమే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు। కాబట్టి ఇటువంటి అన్ని కూడా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ ఇతర పార్టీలను చూసి అట్లనే మా పార్టీ అనుకుంటున్నారు।
మా పార్టీ అందరు కలిసి సమిష్టిని తీసుకుంటారు, సమిష్టిగా వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వాటిని అమలు చేసే బాధ్యత కార్యకర్తలుగా నాయకులు మా మీద ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, ఎవరికి ఏది ఉండాలో ఏది చేయాలో ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి దాన్ని మేము శిరసా వహిస్తాం, కమిట్మెంట్ గల కార్యకర్తలు శిరసా వహిస్తాం. కాబట్టి ఇటువంటి తప్పు. वजीर कुंडा सरीखा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का नामपली अदालत ने हुक्म दिया है। ये हुक्म KTR की जानिब से दायर करदा हत्क इज्जत मुकदमा के सिलसिले में दिया गया है। अदालत ने पुलिस को 21 अगस्त से कबल सरीखा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। फोन टेपिंग मामले और अदाकारा समांथा के तलाक के मौजू पर सरीखा ने KTR के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए थे। KTR ने उन रिमार्क्स को लेकर सरीखा के खिलाफ हत्क इज्जत का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने उन बयानात को संगीन करार देते हुए फौजदारी कार्रवाई की जरूरत बताई। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो मामले की मुकम्मल जांच करे और सरीखा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। फोन टेपिंग और जाती जिंदगी से मुताल्लिक हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर अदालत ने बिरहमी जाहिर की। अदालत ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को अवामी तौर पर जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। ये मामला तेलंगाना की सियासत में नया तनाज़ा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर मजीद हलचल मुतवक्के है। आंध्रा प्रदेश लेकर केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जब्त शुदा 11 करोड़ रुपए नकदी को माचोरम के SBI बैंक में जमा कराया जाए। पिटमट्टा SBI ब्रांच में बैंक अमला ने इस नकदी की गिनती मुकम्मल की। अदालत ने हिदायत दी कि गिनती के दौरान मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, नकदी की गिनती नंबरिंग के मुताबिक की जाए और इसकी वीडियो अदालत में पेश की जाए। ये रकम लेकर स्कीम के तहत गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। अदालत ने कहा कि रकम के लेन देन में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। बैंक अमला ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गिनती का अमल अंजाम दिया। ये केस रियासत में गैर कानूनी शराब कारोबार से जारी कई दीगर मामलात को भी मुतासिर कर सकता है। अदालत की जानिब से दी गई हिदायत के बाद तहकीकात में मजीद रफ्तार आने की तवक्को है। HMDA की जानिब से पेट बशीराबाद में फेंसिंग के दौरान अवाम ने शदीद एहतजाज किया। सर्वे नंबर 101 25 जनवरी और 25 फरवरी पर फेंसिंग के अमल के दौरान मकामी अफराद बड़ी तादाद में जमा हो गए। अवाम ने अदालत के हुक्म के बावजूद फेंसिंग करने पर हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी मुजाहिरीन ने सख्त नारे लगाए और अक़दाम को नाइंसाफ़ी करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये ज़मीनें उनकी ज़ाती मलकियत है और बग़ैर इत्तला के फेंसिंग गैर कानूनी है। अवाम ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर काम बंद करे और कानूनी दस्तावेज़ात पेश करे। सूरत-ए-हाल कशीदा होते ही पुलिस को मौके पर तलब किया गया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। हुक्काम का कहना है कि फेंसिंग कानूनी है, लेकिन अवाम के एतराज़ात का जायज़ा लिया जा रहा है। मकामी अवाम ने इस मामले में ED से तहकीकात का मुतालबा किया है। ये वाक़या इलाके में सरकारी अराज़ी तनाज़ात को लेकर नई हलचल पैदा कर रहा है। रेवंत रेड्डी वो उसको निकालो बाबा। रेवंत रेड्डी रेवंत रेड्डी JCB के हटाओ, JCB को हटाओ, हमारे जमीन बचाओ, हमारी जमीन बचाओ। JCB को हटाओ, JCB को हटाओ, हमारा जमीन बचाओ। उतरा जल्दी नीचे उतरो। रेवंत रेड्डी हाय, रेवंत रेड्डी हाय, रेवंत रेड्डी हाय। बाहर निकल। JCB बाहर निकल। चलो निकालो। निकल बाहर निकल। रेवंत रेड्डी हाय हाय, रेवंत रेड्डी हाय हाय, रेवंत रेड्डी हाय हाय, रेवंत रेड्डी हाय हाय, मुर्दाबाद रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद। सष्ट फर्टिलिटी सेंटर केस में चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर नम्रता की तहवील में तफ्तीश के दौरान हैरानकुन सच्चाइयां बेनकाब हो रही हैं। सष्ट टेस्ट ट्यूब सेंटर के नाम पर देही इलाकों में मेडिकल कैंपस मुनक्किद किए गए, गरीब खानदानों की लड़कियों को मुफ्त फर्टिलिटी खिदमात देने के झूठे वादे किए गए। मेडिकल कैंपस के जरिए गरीब ख्वातीन को शनाख्त करके उन्हें जाल में फंसाया जाता था। डॉक्टर नम्रता के एजेंट्स उन ख्वातीन की माली मुश्किलात का फ़ायदा उठाकर उन्हें धोखा देते थे। प्लान के तहत डिलीवरी के वक्त ख्वातीन को
विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा मराकज ले जाया जाता था। डिलीवरी के बाद नौमौलूद बच्चों को लेकर माओं को रकम दी जाती थी, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा था। गैर कानूनी तौर पर कमाए गए पैसे से डॉक्टर नम्रता ने हैदराबाद और आंध्रा में फार्म हाउसेज और इमारतें खरीदें। इस केस में A3 कल्याणी और A6 संतोष की तफ्तीश अब कलीदी मरहले में दाखिल हो चुकी है। सिकंदराबाद में गाय चोरी करने वाले एक खतरनाक गिरोह की सरगर्मियां मंजर आम पर आई हैं। ये गिरोह महंगी गाड़ियों में आकर मवेशियों को बेहोशी के इंजेक्शन देकर चोरी कर रहा है। हाल ही में CCTV फुटेज में गाय चोरी का दिल दहला देने वाला वाकया रिकॉर्ड हुआ है। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान एक अनोवा कार में आए और गायों को नशा आवर इंजेक्शन देकर उठा ले गए। गायों को गाड़ी में डालने के दौरान उन्हें अजियत दी गई, जिससे मकामी अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि उन जालिम अनासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुल्जिमान की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। मवेशी चोरी के इस बढ़ते रुझान पर अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद तफसीलात और पुलिस की कार्रवाई का अवाम को बेचैनी से इंतजार है। एंकर उनसुया ने नौजवानों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बदतमीजी करेंगे तो चप्पल से मारूंगी। ये वाकया पर काशिम जिला के मारुकापुर में एक शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह के दौरान पेश आया। उनसुया ने कहा कि कुछ नौजवानों ने उन पर फुहश तबसरे किए जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी बदतमीजी करेगा इसको फौरी जवाब दूंगी। उनसुया ने कहा कि ख्वातीन के साथ इज्जत से पेश आना हर मर्द की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवामी मकामात पर इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनसुया के मुताबिक ख्वातीन को हरासा करने वालों को समाज में शर्मिंदा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो किसी से खौफ खाकर खामोश नहीं बैठेंगी। उनसुया का कहना था कि फनकारों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, वरना वो खामोश नहीं रहेंगी। ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अवाम में शदीद बहस का मौजू बन चुका है। चितौड़ जिला के कोपुम में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें गौतम नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसा इस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी से आ रही एक लारी ने मोटरसाइकिल और खड़ी हुई दूध की टैंकर को टुकर मार दी। टुकर इतनी शदीद थी कि गौतम मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त दो नौजवान लड़कियां करीब ही मौजूद थीं, जो बाल बाल बच गईं। हादसे के दिल दहला देने वाले मनाजिर करीबी CCTV कैमरों में कैद हो गए हैं। मकामी अवाम ने सड़कों पर बढ़ते तेज रफ्तारी के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्ट मार्टम के लिए रवाना कर दिया। हादसे के बाद लारी ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में मसरूफ है। ये वाकया इलाके में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर एक बार फिर सवाल उठा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में चोरों ने नाले से लोहे का जाल चराकर सनसनी मचा दी। वारदात के दौरान चोर एक अलिफारकशा के जरिए मौके पर पहुंचे। चोरों ने लोहे का जाल निकालकर अलिफारकशा में रखा और मौका से फरार हो गए। मुल्जिमान ने अलिफारकशा की नंबर प्लेट पर सियारा का पेंट लगाकर अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश की। ये वाकया सड़क किनारे लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया है। मकामी अफराद ने बताया कि नाले का जाल चोरी होने से अवामी आमद और रफ्त में मुश्किलात पेश आएंगी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। चोरी के इस वाकये ने इलाके में सिक्योरिटी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अवाम ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि चोरों को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्वस अफराद का सुराग जल्द लगा लिया जाएगा। अदालत ने जिनसी ज्यादती के मुकदमे में प्राजोल रियोना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्राजोल रियोना पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। ये फैसला मुतासिरा खातून की शिकायत और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर सुनाया गया है। अदालत ने कहा कि प्राजोल रियोना का जुर्म नाकाबिल मुआफी है और इसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। प्राजोल रियोना पर इल्जाम था कि इस
ने अपने सियासी असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए खातून के साथ ज्यादती की केस की समाअत के दौरान अदालत ने तमाम गवाहों के बयानात और वीडियो सबूतों का बारीक बीनी से जायजा लिया। अदालत ने कहा कि ऐसे संगीन जराइम में किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जा सकती। प्राजोल रियोना को सजा के बाद फौरी तौर पर जेल भेजने के अहकामात दिए गए। अदालत ने मुतासिरा खातून को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के भी अहकामात जारी किए हैं। ये फैसला मुल्क भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुल्क के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाती इस हकीकत को हज़म नहीं कर पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के कई एयरबेसेस आज भी ICU में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुखी होना समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दों के आका रोते हैं और यहाँ कांग्रेस और SP के लोग दहशतगर्दों के अंजाम पर मातम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब भी मुल्क के वक़ार की बात आती है तो अपोजिशन मुल्क के बजाय दुश्मन के साथ खड़ा नजर आता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में भारत की ताकत को साबित कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन को सियासी मुफादात के लिए मुल्क की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ऐसे अनासिर को जवाब दें जो मुल्क की जीत को शिकस्त के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी ICU में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सबको। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने कोलियू वाड़ोहे के मसले पर सख्त एतराज किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के कई कोलियू वाड़ोहे को SRA स्कीम के तहत लाकर क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर धोखा देने की साजिश की जा रही है। आज का मामला भी इसी से जड़ा है। सासून डॉक, जहां माहीगिरी और उससे मुताल्लिका कारोबार चलते हैं, यहां के माहीगी नेट बनाने वाले और शिपिंग से जुड़े लोग MFBC को बाकायदा पैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन MFBC ने वो पैसा MPA मरीन पोर्ट अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इसके नतीजे में उन माहीगीरों के रोजगार पर खतरा मंडला रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर रिवायती कोलियू वाड़ोहे की जमीनें हथियाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ मकामी माहीगीरों की माईशत पर नहीं बल्कि उनकी सकाफत और वजूद पर हमला है। आदित्य ठाकरे ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर कोलियू वाड़ोहे को SRA स्कीम से बाहर रखे। उन्होंने कहा कि शिवसेना उन माहीगीरों के साथ खड़ी है और उनके हुकूक के लिए जिदोजहद जारी रखेगी। मुंबई में बहुत सारी कोलीवाड़ों पे अगर आप देखें तो यही धोखा है, मंडरा रहा है कि ये कोलीवाड़ों को एक तो SRA डिक्लेयर किया जाएगा, नहीं तो क्लस्टर डेवलपमेंट में लिया जाएगा। आज जो विषय था वो यही था कि ससून डॉक, जहाँ सारे कोली जो व्यवसाय करते हैं, फिर वो मत्स्य व्यवसाय हो, फिशरीज के अलग अलग जो हित में होता है काम, फिर वो शिपिंग हो, नेट्स हो, ये सारे लोगों पे, ये तो सारे लोग MFDC को पैसा दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, लेकिन MFDC ने ये पैसा या रेंट आगे MPA को दिया नहीं था।
और तब इन पे कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन मांगनी हमारी यही है, मांग यही रहेगी कि इन पे कार्रवाई ना हो, अगर हो तो MFDC पे हो, क्योंकि उन्होंने आगे रहने नहीं दिया। दूसरी बात, MPA या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो, ये सारी दिल्ली की बात है। मुंबई की जमीन मुंबई करो की ही रहनी चाहिए, और मुंबई में क्या होगा ये मुंबई कर ही तय करें।